Good morning, Supravat. This session is on constructivist lesson planning in social sciences. इससे पहले आप लोग को हमारे एक्सपर्ट यूनिट प्लानिंग के बारे में समझाया है। इकाई योजना जो कहते हैं ना, उसके बारे में ऑलरेडी आप लोग को समझाया है। तो यूनिट प्लान जनरली जब बनता है वो एक कंप्लीट यूनिट के आधार पर बनता है। बट लेसन प्लान, एक यूनिट में कई लेसन प्लान बन सकता है और ये लेसन प्लान डिफरेंट टॉपिक्स जो है एक यूनिट के अंदर उसके आधार पर बनता है। बीएड प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट है प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान एंड बेस्ड ऑन द लेसन प्लान टीचिंग स्टूडेंट्स एज पर द लेसन प्लान। जैसे आप लोग जानते हैं और आप बीएड में भी पढ़े होंगे दैट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो एनसीईआरटी ने बनाया है, उन्होंने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चेंज बदलाव लाया था। एनसीईआरटी 2005 में ये बदला था जो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग अपना जाए। And this constructivist approach to teaching learning is based on the philosophy of constructivism. And you might have studied in a course on learning and teaching related to psychology that constructivism is one of the important schools of thought so far as learning is concerned. इसको हम कहते हैं संरचनावाद, जो कि ये बिलीव करते हैं और ये इनका एम्फेसिस है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग, जे हर स्टूडेंट और हर इंसान, हम कहेंगे अगर इंसान या व्यक्ति कहते हैं, सारे के अपने आप लर्निंग करने का क्षमता है, कैपेसिटी है। और वो हर आदमी और इवन हर छात्र वो अपने आप सीखता है, चाहे ये छोटे बच्चा है, घर में हो कि पड़ोस में हो कि स्कूल में है, वो अपने आप सीखता है। एंड इसको जो सीखता है अपने आप, उसको हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, उसको हम मदद करें और उसको फैसिलिटेट करें। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है कंस्ट्रक्टिविस्ट का, इसको बढ़ाना देने के लिए है constructivist approach to learning and teaching was adopted in school curriculum. And constructivism is different from the earlier school of thought, behaviorism, जो व्यवहारवादी और व्यवहारवाद के ऊपर विश्वास करता है। वो व्यवहारवाद कहता है कि जो स्टूडेंट पढ़ेगा उसको टीचर तय करना है, टीचर को तय करना है। टीचर will decide what learners will learn. Therefore, in earlier classroom situations, teacher was making a plan based on behavioristic approach and the entire classroom process was dominated by teacher. शिक्षक वहाँ पर महत्वपूर्ण रोल निभाता था, चाहे वो लेसन प्लानिंग से शुरू करके और क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन देना है और उसके बाद इवैल्यूएशन करना है, स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करना, सारा तमाम चीज़ ही टीचर करता है। और वो टीचर का रोल बड़ा एक्टिव रहता है, स्टूडेंट्स का रोल पैसिव रहता है। बट कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लान और कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लर्निंग अप्रोच में स्टूडेंट का रोल मुख्य हो गया। स्टूडेंट इज एक्टिव, टीचर, इट्स नॉट दैट टीचर इज टोटली पैसिव, टीचर सारा करता है बट एज ए फैसिलिटेटर, एक उसको वो मददगार हिसाब से अपना भूमिका निभाता है। तो इसी के आधार पर हम आज बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लान इन सोशल साइंसेस। इसका जो वर्ल्ड वाइड फेमस अप्रोच इस प्लान बनाने के लिए ज़्यादातर
टीचर्स और टीचर एजुकेटर्स जो अडॉप्ट करते हैं वो है 5E अप्रोच। 5E अप्रोच, ये जो रोजर बाइबी, इन्होंने 5E अप्रोच का शुरुआत किया था और ही हैड दिस एक्सपर्ट हैड एडवोकेटेड 5E अप्रोच फॉर डिजाइनिंग कंस्ट्रक्टिव लेसन प्लान। ये 5E इसीलिए बोला जाता है बिकॉज जो 5 मेजर एक्टिविटीज है, जो 5 मेजर एक्टिविटीज इन delivering a lesson, they are like engage, explore, explain, elaborate and evaluate. And you observe, आप देखते हैं सारा ये जो एक्टिविटीज है, इसके पहला जो अक्षर है वो ई से शुरू होता है। And since there are 5 activities and all these activities starts with E, therefore it is 5E। और इसको 5E हिसाब से हर लोग जानते हैं और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसको 5E अप्रोच कहा जाता है। तो पहला जो है एंगेज। एंगेज का मतलब है इस स्टेज पे, ये इसको आप स्टेज कर सकते हैं, अवस्था कर सकते हैं। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो क्लासरूम में होता है उसका 5 अवस्था है और पहला अवस्था है जो फर्स्ट स्टेज है एंगेज। एंगेज स्टेज में क्या होता है, क्या करते हैं? द टीचर प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द this stage provides the opportunity for the teachers to discover what students know and what they think they know. That means at this stage the teacher tries to discover, unfold what students already they already know about that particular topic or concept, whatever you want to teach, उसके बारे में उनको क्या पूर्व ज्ञान है उसको जानना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है और उसको इस स्टेज में टीचर कोशिश करता है डिस्कवर करने के लिए। तो ये और उस संदर्भ में टीचर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज प्लान करता है। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप है एक्सप्लोर। Explore stage provides a common set of experiences as well as broad range of experiences. Explore stage में क्या टीचर करता है? स्टूडेंट्स को मौका देता है, they try to explore the different aspects on that particular concept or the topic. They themselves they explore and the teacher just helps them, so facilitates them. It allows students to compare what they think about with what they are actually observing. कोई जो चीज पहले से जानते थे अभी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके दोनों के अंदर वो कंपेयर करते हैं। They themselves, the students themselves they do, but the teacher just supports them. Explain stage में क्या होता है? दिस स्टेज प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू कनेक्ट देयर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड टू बिगिन टू मेक कंसेप्चुअल सेंस ऑफ द मेन आइडिया विद इन द यूनिट ऑफ स्टडी। तो वो एक्सप्लेन स्टेज में जो एक्सप्लोर किए हैं वो आके टीचर के साथ उनका इंटरेक्शन होता है और टीचर उनको क्वेश्चन पूछता है, एक्टिविटीज देता है और उसमें जो एक्सपीरियंस वो फील्ड से गेन किए, ऑब्जर्वेशन माध्यम से गेन किए, वो सारे तमाम एक्सपीरियंस को वो कंपेयर करते हैं और उसके आधार पर एक नया कंसेप्ट डेवलप करते हैं, नया अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, नया बोध डेवलप करते हैं। तो ये था एक्सप्लेन स्टेज। उसके बाद है फोर्थ स्टेज में एलाबोरेट। Students apply or extend the concepts to newer situations and relate their previous experience to new ones. ये जो एक्सपीरियंस गैदर किया और कंसेप्चुअलाइजेशन किया, ये सारे को स्टूडेंट्स अप्लाई टू न्यू सिचुएशन।
and then whatever they had already known earlier, now what new experience they have gathered during the process of exploration and explanation, they now elaborate in the sense that they apply to newer situation, extend और apply, इसका उपयोग करते हैं, अप्लाई करते हैं इसको, जो अपना सोच, जो नया सोच डेवलप किए हैं इस माध्यम में, इस एक्सरसाइज के द्वारा उसको वो विस्तार करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। उसके बाद आखिर स्टेज होता है इवैल्यूएट। इस स्टेज में इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू यूज स्किल्स बिगिंस at the engage stage and continue throughout the model। ये engage stage में जो चीज हासिल किए हैं, जो नई एक्सपीरियंस हासिल किया, जो न्यू कंसेप्चुअलाइजेशन उन्होंने स्टूडेंट्स ने किए हैं, ये सारे तमाम चीज को टीचर इवैल्यूएट करता है। अपना स्टूडेंट्स का अपना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक पहुंचा है और क्या नए चीज सीखे हैं, ये सारा चीज को टीचर इवैल्यूएट करता है। तो ये है 5 स्टेज जो है कि इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ 5E मॉडल। नाउ वी गो टू द डिटेल्स ऑफ दिस स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज एंगेज। इस स्टेज में जो मेनली टीचर करता है, arouses interest or creates interest, generates curiosity। Basically is the first stage where the teacher takes it as a warming up stage, provides a lot of motivation and asks so many questions so that students are interested, motivated to learn। ये basically is a motivation stage और क्यूरियोसिटी डेवलपमेंट स्टेज, इंटरेस्ट डेवलपमेंट स्टेज। सो ये स्टेज में टीचर का रोल यही होता है। और स्टूडेंट्स से इस तरह, ये जैसे टीचर अपना क्वेश्चन प्रश्न पूछते हैं, उसी हिसाब से स्टूडेंट्स अपना क्यूरियोसिटी जाहिर करते हैं थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। दे आल्सो आस्क क्वेश्चंस, व्हाई डिड दिस हैपन, व्हाट कैन आई फाइंड आउट अबाउट दिस। So for example, if the teacher is introducing a topic on pollution, जो कि हम आज के डेट में हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, ये कर रहा है, उसी के ऊपर वो पढ़ा रहे हैं, एक नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को पोल्यूशन बारे में तो बहुत प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस टीचर पूछेंगे और क्यूरियोसिटी जगाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स भी पूछते हैं जो पोल्यूशन क्यों होता है, पोल्यूशन का क्या खतरा है, ये सारा तमाम चीज भी स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो ये सारा चीज को करने के लिए एक्टिविटीज स्टूडेंट टीचर कैन अपना एक्टिविटी रीडिंग कर सकता है, उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कर सकता है। और वो सारा इवन दैट न्यू टॉपिक, अगर पोल्यूशन को बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है तो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर यूज कर सकता है, सम सेट ऑफ कंसेप्चुअल ऑर्गेनाइजर यूज कर सकता है, डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है। ये सारा तमाम एक्टिविटीज टीचर कर सकता है। ये है एंगेज स्टेज। उसके बाद है एक्सप्लोर। इस स्टेज में क्या है, टीचर एनकरेज स्टूडेंट्स टू वर्क टुगेदर विदाउट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द टीचर। तो टीचर क्या करता है, एनकरेज करता है, उनको फ्रीडम दे देता है। नाउ फॉर एग्जांपल पोल्यूशन टॉपिक हमने लिया, पोल्यूशन टॉपिक के बारे में वार्मिंग ऑफ मोटिवेशन स्टेज में वो सारा तमाम काम करा दिया है। नाउ द टीचर आस्क स्टूडेंट्स, नाउ यू एक्सप्लोर, यू गो एंड go out and explore for yourself that what is this pollution, why they are why it is happening, ये किस वजह से हो रहा है। ये सारा चीज स्टूडेंट्स अपने आप एक्सप्लोर करते हैं। देन स्टूडेंट्स दे क्या, वो फील्ड में जाते हैं, देन दे ऑब्जर्व, समटाइम दे ऑब्जर्व द एनवायरनमेंट, दे ऑब्जर्व द फिनोमेनन, दे ऑब्जर्व द रियलिटी। बाहर जाते हैं, देखते हैं, और ऑल्सो दे among themselves they interact with others about this, and sometimes students को questions टीचर्स भी प्रोब करके पूछता है जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए।
तो ये सारा तमाम वो टीचर एज ए फैसिलिटेटर हेल्प करता है, एंड स्टूडेंट देमसेल्व्स दे एक्सप्लोर, एंड this is the stage where students think freely but within limits of the activity. That means students they have freedom to think but within the scope of that activity. If pollution के ऊपर पढ़ा रहे हैं और टॉपिक लेसन प्लान पॉल्यूशन के ऊपर आधारित है, तो उसी के संदर्भ में ही करना है काम और उसी के संदर्भ में ही सोचना है, ना कि द स्टूडेंट्स आर फ्री टू थिंक अबाउट एनी अदर टॉपिक, बिकॉज दैट इज द फोकस. उस टॉपिक का मेन मुद्दा है पोल्यूशन पर. देन दे कैन ऑल्सो टेस्ट प्रेडिक्शन एंड हाइपोथेसिस. फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन के बारे में दे कैन फॉर्मुलेट सम हाइपोथेसिस. अगर ये होता है तो क्या हो सकता है, अगर ज़्यादा पोल्यूशन होगा तो हमारा स्वास्थ्य के लिए क्या नुकसान हो सकता है. इस तरह का हाइपोथेसिस, परिकल्पना, ये परिकल्पना भी स्टूडेंट्स फॉर्मुलेट कर सकते हैं और उसको भी वो टेस्ट कर सकते हैं. टेस्ट इन द सेंस अगर कहते हैं कि ज़्यादा पोल्यूशन में हमें स्वास्थ्य का हानि होगा, एंड दे कैन टेस्ट इन टर्म्स ऑफ रियली टॉकिंग टू द डॉक्टर, talking to the patient suffering from pollution effect. So those things they can do by themselves. Forms new prediction hypothesis, tries alternatives and discuss them with others. As I have said, they can discuss with the patient suffering from pollution, they can discuss with the doctors what is the treatment, or they can discuss with the other with their friends, with other teachers. So all these alternatives or possibilities are there. Then they record the observations they have done in the field. जो नया ऑब्जर्व किया है और नए आइडिया उनको मिला है उस संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में, उसको वो अपना आइडियाज को अपना नोट में लिख सकते हैं. ये सारा नोट में लिखना जरूरी है ताकि जब वो वापस आए के बाद में क्लासरूम सिचुएशन को वो टीचर के साथ और सारे तमाम ऑब्जर्वेशन को पेश करें और टीचर और स्टूडेंट्स के अंदर फिर इंटरेक्शन, अंतक्रिया शुरू होते. उसके बाद है एक्सप्लेन. इस स्टेज में जो स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन इन देयर ओन वर्ड्स. ये जो एक्सप्लेन स्टेज में टीचर के सामने स्टूडेंट्स दे एक्सप्लेन जो the concepts of the new topic, they can formulate their own definition and they can present before the teacher. The students, they can be asked for justification and clarification from students. That means students can be asked justification and clarification on what they are explaining. That is very important. Teacher can ask them. Agar they say that pollution takes place because of these reasons, then students, they can provide evidences, some kind of evidences of how some factors are responsible for pollution. They can clarify on those evidences. ये सारा तमाम चीज टीचर उनसे जान सकता है. Formally provides definition, explanation and new labels. They can create new labels, new meaning. अगर during observation they find out some new ideas, they can share with the teacher. So this is the stage of explanation. Use a student's previous experience as basis for explaining concept. They can use students' earlier knowledge with the new knowledge and develop new concept, new ideas, new meaning on that particular topic. Students, they explain, they also provide solutions, answers to the questions. They listen very carefully to others' explanation. They also ask questions to other students, to other members, and ask for explanation. Listen to and try to comprehend explanation the teacher offers. जैसे वो स्टूडेंट्स अपना एक्सप्लेनेशन दिए, टीचर फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो स्टूडेंट्स दे आल्सो get new experience, new knowledge, new explanation on that topic
from the teacher. So sometimes they can refer to the earlier activities. They can use recorded observation in explanation. During the process of explaining on the matter, on the topic, whatever they have recorded, their observation during the course of exploration, वो सारा तमाम जितने ऑब्जर्व किए हैं फील्ड में, एनवायरनमेंट में, वो सारा तमाम ऑब्जर्वेशन को भी वो यूज कर सकते हैं टू एक्सप्लेन टू द टीचर. तो इस तरीका जो स्टूडेंट टीचर के अंदर इंटरेक्शन होता है. इसमें जो टीचर व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज स्टूडेंट टीचर कैन डू, स्टूडेंट एनालिसिस एक्सप्लेनेशन, supporting ideas with evidence, structure questioning. Teacher can structure question and ask students, can ask them to read and discuss. Then teacher can provide explanation, his her explanation on the topic. Thinking skill, can develop thinking skill like classification, comparison, error analysis. Some many strategies or methods are there the teacher can make use of. Then extend stage है basically to apply or extend the idea or meaning obtained through this process. इसमें students are expected to use formal level definition, explanation provided previously, encourage students to apply or extend the concept and skill to new situation. Already we have explained earlier. Remind the students of alternative explanation. Refers the students to existing data and evidence. Asks, what do you already know? Why do you think? All these things, they are part of extension. पहले आपको पोल्यूशन बारे में क्या जानकारी थी, अभी नया जानकारी क्या मिली, ये सारा चीज student teacher can ask. Then the students, they can extend their new understanding to further explore the phenomenon on pollution. जो ज्ञान उनको मिला, जो नए ज्ञान हासिल किया है, वो उसको एक नए सिचुएशन, नए व्यवस्था में कैसे अप्लाई करा सकते हैं और उसको विस्तार कर सकते हैं. All these things, they form the part of this stage. And they can also develop new strategy, new way of understanding the same concept in future. इस स्टेज में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे अप्लाई न्यू लेवल्स, डेफिनेशन ऑलरेडी they are already explained earlier. Students, they formulate new definition based on their understanding. They provide new explanation. They use their previous knowledge. They find out solutions. Even sometimes they make new decisions on the knowledge acquired through this process. And they also design new experiments. Sometimes in subjects like geography or sciences, they can think of new experience, new innovation. Then they draw reasonable conclusion from evidences. And they, of course, they use their observation, as I have already said. All these things they do as part of extension. Then here the major teaching learning strategies teacher can adopt, mainly problem solving. Always they should be, for example, if they have learned about pollution, now the teacher gives a new problem. And now students will apply their current understanding, new understanding, to a new problem. And based on this new problem, they will solve the new problem. They can also make new decisions. They can engage in a inquiry process. Then they also can develop thinking skill like comparing, classifying, applying, and analyzing, synthesizing, evaluating. Many higher order cognitive skills they can also learn through this process. Then next stage is evaluate.
As you know, हर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी का लास्ट स्टेज होता है इवैल्यूएशन। कहाँ तक स्टूडेंट्स जो नए कंसेप्ट पढ़ा, टीचर ने पढ़ाया है, वो कहाँ तक उनको वो कॉन्सेप्ट को समझा, क्या नहीं समझा, ये जानने के लिए टीचर का जो काम होता है उसको इवैल्यूएट करना है, असेस करना है। दिस इज पार्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट इवैल्यूएशन में आप लोग जानते हैं जनरली क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं, टेस्ट डेवलप करते हैं और सम एक्टिविटी देते हैं, सारा तमाम काम हम करते हैं और टीचर वही करता है क्लासरूम सिचुएशन में। तो कैसे है ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर करता है तो आखिर में करता है इवैल्यूएशन, मगर जब वो स्टूडेंट्स से राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज, चाहे वो एंगेज स्टेज हो, चाहे वो एक्सप्लोर स्टेज हो, चाहे हो एक्सटेंड स्टेज हो, हर स्टेज में टीचर स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता है, देखता है क्या कि वो राइट ट्रैक में सीख रहे हैं कि नहीं। Observe the students as they apply new concepts and skills. Assess students' knowledge or skills. उनका जो ज्ञान, नए ज्ञान एक्वायर कर रहे हैं और नए स्किल, नए कौशल है उसको वो डेवलप कर रहे हैं, ये सारा तमाम चीज को टीचर असेस करता है। Looks for evidence that the students have changed their thinking or behaviors. जो पहले उनका जो चिंतन था और उनका जो सोच था वो टीचिंग के बाद क्या चेंज हुआ है, अगर चेंज हुआ है उसका क्या प्रमाण है, तो वो प्रमाण के लिए है वो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछते हैं। The teacher asks questions to get evidences that they have learned the new things, they have changed their old knowledge or old thinking, they have acquired new thinking or new behavior. Then they are allowed to assess their own learning and group process skills. Sometimes the teacher encourages them to assess them by themselves through self learning and peer learning. अपने आप असेस करे, खुद को असेस करे, सचमुच में कितना सीखा हूं और मेरे पीयर के थ्रू में मेरे को असेस में करता हूं कि मेरा पीयर, मेरा फ्रेंड भी बताए मैं एक्चुअली सीखा हूं कि नहीं हूं। ये सारे के लिए टीचर कैन यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन लाइक व्हाई डू यू थिंक, what evidence do you have, what do you know about X, how do you explain X, all those things, all those questions the teacher can ask. Then students answers to open-ended question by observation, evidence, they provide evidence, they compare their earlier understanding with a new understanding, they can demonstrate if it is a skill oriented topic, then they can demonstrate whether they have really acquired the new skill. Then they can demonstrate their own progress, their own knowledge during the process of teaching. They can also ask related questions, and that would encourage future investigation. They can raise new questions to the teacher to get hint for future investigation. And for these activities, the assessment, evaluation, performance assessment, product assessment, then during this process of teaching, the students, they can maintain their journal, they can entry what they have observed, and sometimes all these activities, they can be put into a portfolio, and this portfolio assessment can be done later on. Sometimes the teacher can develop test. All these are very important stages we have discussed. Now, we talked about a model plan. This model plan, let us take on the unit environment. And this, as I have already told you, first you have to prepare a unit plan,
and based on this unit plan you have to prepare so many lesson plans. Let us take the unit environment from social sciences, and the first topic or the first lesson is meaning of environment. Approach is teaching learning, approach is constructive approach. Like any kind of lesson plan, first you have to have learning objectives. Learning objectives का मतलब है अधिगम उद्देश्य। ये जो अधिगम प्रक्रिया चलेगी उसके आखिर में क्या स्टूडेंट्स हासिल करेंगे, क्या है? डिफाइन द टर्म एनवायरनमेंट, लिस्ट द कंपोनेंट्स इन एनवायरनमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मैन मेड एनवायरनमेंट। ये तीन चीज हमने लिया। उसके बाद पढ़ाने के ये जो लेसन को क्रियान्वित करने के लिए हमको मटेरियल्स क्या चाहिए? पिक्चर ऑफ एन एनवायरनमेंट, पिक्चर ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरनमेंट, वर्कशीट। You have to have, as a teacher, you have to get materials ready before you engage students in teaching learning process. Prerequisite. Prerequisite means assumptions. आप जो पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ये पढ़ाने के पहले आपका assumption क्या था? क्या प्रीरिक्विजाइट जो को लेके आप जा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक एनवायरनमेंट में पढ़ाऊंगा? मेरा प्रीरिक्विजाइट है दे स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फैमिलियर विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्टिंग इन द एनवायरनमेंट। ये जो मेरा अजम्पशन है जो स्टूडेंट्स के पास ये जो थोड़ा सा समझ है एनवायरनमेंट का, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में उनको सम्यक ज्ञान है। They have some kind of understanding knowledge about the environment. This is the prerequisite. ये prerequisite आपको भी तय करना है। Now come to stage 1. Stage 1 में टीचर क्या कर रहे हैं? मेथड अपनाया है ग्रुप वर्क। समझ रहे हैं? Are you understanding that first stage the teacher to teach environment, the teacher has adopted group work as a method. The teacher divides the students into two groups and asks them to go around the school campus and identify the objects, people, phenomena, etc. available in school surroundings. टीचर ने क्या किया है? देखो, कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन जो अप्रोच टू टीचिंग में टीचर का रोल एक सब्सिडियरी रोल होता है, गौण। टीचर का जो भूमिका वो गौण होता है, सब्सिडियरी होता है, और मुख्य होता है स्टूडेंट्स का रोल। उन स्टूडेंट्स का जो भूमिका वो मुख्य होता है। तो इसीलिए है क्या कि हर स्टेज में टीचर तब प्लान करता है, योजना बनाता है, मगर वो योजना को क्रियान्वित करने के लिए स्टूडेंट्स का सहारा लेता है। और इस तर्क में अगर हम देखें, टीचर्स पहले क्या किया है? पूरे क्लास को दो ग्रुप में बांट लिया। Divide the students into two groups and ask them to go around the school campus. उनको कहा कि जाओ बच्चे, चल आप स्कूल कैंपस का, स्कूल का अंदर आप जाइए और जितने ऑब्जेक्ट्स, पीपल, फेनोमेना, जो नया फेनोमेना मतलब जो कहीं नया चीज, नया ऑब्जेक्ट देखा, कहीं नए लोग आपको अंदर देखा है कि, और जैसे कोई पेड़ हो, कोई पौधा हो, कोई फूल हो, कोई तमाम चीजें जो स्कूल कैंपस के अंदर है, वो सारा देखो, और वो है पहला आपका काम है। उसके बाद afterwards the leaders of both the groups read out what their groups have identified and write them on the blackboard. ये सारा जो कैंपस में गए और देखा, देखने के बाद वो मैंने जैसे कहा था ना, वो ऑब्जर्व करते हैं न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू पीपल, न्यू फेनोमेना। उसके बाद वो अपना जो डायरी में वो रिकॉर्ड करते हैं। स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, क्लास का जितने स्टूडेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, और सारा वो स्टूडेंट्स जब क्लासरूम को वापस आते हैं, देन बोथ द ग्रुप्स, देयर आर टू ग्रुप्स, दे रीड आउट। क्या करते हैं? ग्रुप 1 पढ़ता है क्या कि सर हम ये सारे तमाम चीजें देखें। ग्रुप 2 कहता है जे सर हम ये सारा तमाम चीज देखें।
Then they write on the chalkboard. जो chalkboard हो पहले जैसे ब्लैक बोर्ड थे कि अभी नहीं से जैसे व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड में भी आप 2 कॉलम कर दीजिए, एक कॉलम में ग्रुप 1 क्या ऑब्जर्व किया वो लिख लीजिए और ग्रुप 2 क्या ऑब्जर्व किया लिख लीजिए. बोथ द ग्रुप्स डिस्कस अबाउट देयर ऑब्जर्वेशन एंड समराइज अबाउट द ऑब्जेक्ट्स पीपल फेनोमेना. तो फिर टीचर के सामने दोनों ग्रुप डिस्कस करते हैं क्या क्या वो देखे, उसके बाद वो समराइज करते हैं स्कूल कैंपस में क्या क्या देखे हैं. नाउ स्टेज 2, उसके बाद based on this discussion the teacher shows a picture related to environment and asks the following questions. उसके बाद टीचर यहीं पर पहले तो उनको जो वार्मिंग अप किया, मोटिवेशन दिया, जाओ आप क्लास स्कूल कैंपस में देखो क्या सारा तमाम चीज देख के आओ. उसके बाद वो डिस्कशन करवाया, उसके बाद फिर अपना टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया. इंट्रोडक्शन का जो मेथड उन्होंने अपनाया है, ऐसे वर्बली कुछ नहीं बोला. टीचर डिडंट इंट्रोड्यूस द टॉपिक वर्बली. इंस्टेड द टीचर यूज्ड a picture and this is the picture. Now based on the discussion the teacher shows a picture related to environment, asks the following questions. उसके बाद ये पिक्चर दिखा के स्टूडेंट्स को पूछता है क्या है, what this picture is related with. स्टूडेंट्स कहते हैं सराउंडिंग. लिस्ट आउट नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर. देन स्टूडेंट्स कहते हैं ट्रीज, बर्ड्स, क्रोकोडाइल, फिश, वाटर एटसेट्रा. ओके, कैन यू आइडेंटिफाई वेयर दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन. स्टूडेंट्स और लर्नर्स कहते हैं एनवायरमेंट. फिर व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट. बेस्ड ऑन दिस नाउ द टीचर इज कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंट, नॉट बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ. वो खुद उनको एनवायरमेंट का समझ नहीं दे रहा है, उसका जो सोच बहुत स्टूडेंट्स को टीचर नहीं देता है. टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन एनवायरमेंट. देन द प्लेस, पीपल, ऑब्जेक्ट्स, नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट. After that the teacher announces the topic. After having the above discussion with the learners, the teacher announces that today let us discuss and learn what an environment is. This is the second stage. Stage 3 में now the teacher shows the following 2 pictures related with environment. पहला पिक्चर और एक नया पिक्चर. एक नया पिक्चर, वो उसमें जो नया पिक्चर में है बिल्डिंग से, पोस्ट ऑफिस से, सारा तमाम चीज है, वो एनसीईआरटी किताब से हम लोग लिए हैं, ये आप देख सकते हैं. नाउ टीचर्स पूछते हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर. पिक्चर ए स्टूडेंट्स कहते हैं इंक्लूड सन, लेक, फिश, ट्री, बर्ड्स, रोड, बोट, टर्टल्स, वाटर एटसेट्रा. एंड पिक्चर बी में, सेकंड पिक्चर में देयर आर बिल्डिंग्स, कार, ह्यूमन बीइंग्स. व्हेदर बिल्डिंग्स, कार्स आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. स्टूडेंट्स कहते हैं यस. हाउ आर बिल्डिंग्स एंड कार डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स और एनिमल्स. Building is constructed by human beings, cars are produced by human beings, whereas birds and animals are part of nature. ये difference students बता रहे हैं. Can you classify these 2 types of environment on the basis of your observation? Yes. Students कहते हैं yes. हाँ, हम classify कर सकते हैं. How do you classify these 2 types of environment? Students कहते हैं environment. Now you see, this teacher is not doing anything, just he or she is supporting them. Students they are coming themselves about the understanding. The new understanding of environment क्या है? Environment में can be classified into natural environment and man-made environment. All those objects like water, birds, trees, sun, rivers, sea, etc. are part of natural environment, whereas roads, building, vehicles, etc. comprise man-made environment. देखा? वो अपने आप students they are generating their own knowledge, own understanding, own experiences. This is the focus of constructivist approach to learning. Now after getting the new experience, new knowledge, they are now extending. The teacher presents the following situation. Rakesh was studying in a boarding school. During vacation he went home and found that now to a new situation the teacher is trying to assess the students' understanding. Found that the pond nearby his house was leveled and a building was constructed over the place.
He felt sad because whenever he went home, he usually tried to catch fish from the pond and observed other insects, small animals, etc. and enjoyed moving around the pond. He inquired about this to his parents and they said that the environment was changing rapidly. Based on this situation, teacher asked students the following questions to discuss in groups. Why did Rakesh feel sad when he saw a building on the spot where the pond was existing earlier? What are the reasons for the rapid changes in the environment? These questions they have to discuss in the group. It's a new situation and they are applying their understanding to understand a new situation. Then similarly the teacher एक वर्कशीट दे देते हैं. The teachers worksheet दे के कहता है following worksheet are given to each student to work on. Among the items given below, list out the items which are not part of a man-made environment. Flat, club, flowers, community, mountains, aquarium, road, rain, train, rivers. They have to identify which are not man-made, which are not part of man-made. Then filling the again another worksheet. There are living things, non-living things, pollution, sustainability. Natural environment, man-made. ये जो चीजें हैं, pollution किसके वजह से होता है और sustainability they have to differentiate between natural environment and man-made. Then at last, the teacher what does he or she do? At the end, the teacher asks them students to summarize. The students summarize the concept of environment and the difference between natural and man-made environment. यहाँ भी summary भी classroom में आखिर में summary भी students ही कर रहे हैं. Teacher is just helping them. This is the charm of constructivist approach to teaching learning. Then evaluate. Here generally students are asked reflective questions and they are given activities. For example, with examples differentiate natural environment from human environment. Then they can be asked to prepare a post related to World Environment Day. Then they can be asked to go to their nearby locality, to the village locality. They can find out the different kinds of objects in their village or in their locality. They can classify these objects into natural and man-made environment. They can also, the teacher can also conduct a talk on care our environment and protect our resources, can organize some kind of debate among the students on environment, can also invite later on some kind of expert to talk on environment. How would you explain the role of a human being in preserving the environment? Some sort of reflective questions. The students they can be asked some kind of reflective question जहाँ वो अपना चिंतन करेंगे, सोचेंगे अगर ऐसे सिचुएशन होगा तो क्या हो सकता है. How can we preserve our environment? How can what are the difficulties with the environment? How can we preserve all those possibilities? संभावना है. All these things they can be also discussed in the classroom. Then according to another activity, according to which component is more important in an environment, nature or human beings? Why do you think so? प्रकृति बड़ा है ना मानव. अगर मानव प्रकृति के अंदर जो तालमेल होना चाहिए उसके लिए क्या करना चाहिए? All these probing questions can be asked so that they can reflect on their knowledge which they have acquired during the process of this teaching learning. So ये सारा जो ये चीज़ें हमने आपके साथ शेयर किया, बताया है, ये सब जो कंस्ट्रक्टिव लेसन प्लान का हिस्सा है. एंड दिस lesson plan approach has been designed by Roger Bivey, and we have discussed in our material about this, even both in the teaching learning course as well as in different methodology course, and our experts they are teaching on this constructive lesson plan, and we hope now you are confident. This is our hope. हमारा आशा है जे आप लोग अच्छी तरीका समझे हैं कैसे कंस्ट्रक्टिव लेसन प्लान बनाया जाए. तो
Now, for the this WhatsApp activity, it is our request to identify topic from social science curriculum, secondary level social science curriculum, maybe from history, geography, or economics, or political science, whatever is your expertise, where the subject you are comfortable with and the topic also you are comfortable with, then you prepare a lesson plan using social science, using this constructivist teaching learning approach. With this, I end my presentation, and I hope that whatever I have presented during this 45 minutes, you have understood, and I hope that you will apply this understanding, this new knowledge for designing new lesson plans, as well as not only during this workshop, but also when you go back to your school and you engage yourselves in teaching learning, then you also develop constructivist lesson plan and implement these constructivist lesson plans in your teaching learning process. जब आप व्हाट्सएप के बाद जाएंगे, हमारा ये आशा है कि संरचनावाद के आधार पर जो लेसन प्लान हम पढ़ाया है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे अपने शिक्षण प्रक्रिया में। इसी के साथ हम यहाँ विदाई लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।